शुभ दिनम एवरीबडी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम। रोज की तरह आज हम फिर मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए 11th ऑफ जुलाई 2024 के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पंचांग की तिथि देखने से शुरू करेंगे। आषाढ़ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और आज है पंचमी, यानी कि चांद कुछ इस तरह का आज हमको देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को नहीं पता, अभी मैम बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, दिन के दो वीडियोस लेकर के मैं आ रही हूँ। एक आप डेली सीए में मुझे मिलते हो और कल ही मैंने आपका ये एक सेशन लिया है। पूरे महीने के जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ डिस्कशन हमने इस सेशन में कवर किए हैं। सो मंथली करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है 2024 का, वहां जाके आप इस सेशन को देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। फाइन। इसके अलावा अभी भी बहुत से बच्चों को नहीं पता और वो मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवा दीजिए, अपॉइंटमेंट करवा दीजिए 6 मंथ के। तो बच्चा पार्टी 2024 6 मंथली करंट अफेयर बाय परचम क्लासेस, 2024 6 मंथली करंट अफेयर, अगर आप ये देखोगे ना, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है इस पूरे नाम से। वहां पे आपको मिलिट्री एक्सरसाइज मिल जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स मिल जाएंगे 6 मंथ के जैन टू जून विथ निमोनिक्स यानी मेमोरी टेक्निक से हिंट्स देते हुए मैंने आपको याद करवा रखे हैं। 2-3 टॉपिक इस कंपाइलेशन में मैं और आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ इन विद इन अ कपल ऑफ डेज, वो भी हम कवर कर लेंगे, बट ये तो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए अब आज की पूरी कहानी शुरू करें। उससे पहले कल जो सेशन लिया था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर डिस्कस करेंगे। कल हमने मेजरली जो मोदी जी का मॉस्को दौरा था उसको डिस्कस किया था, क्या क्या डेवलपमेंट रहे नहीं रहे। एनुअल समिट के लिए पीएम मोदी वहां गए थे। उस दौरान उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज कॉन्फर्ड ऑन पीएम मोदी बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। रशिया की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था पीएम मोदी को। कौन सा है ये? आंसर वुड बी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, राइट। और किसी भी भारतीय को मिलने वाला रशिया का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पहली बार पीएम मोदी को दिया गया। यहां तक भी क्लियर है। अच्छा, कल ना इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में हमने स्टैटिक नहीं लिया था, तो आज वाले वीडियो में मैं वो स्टैटिक कवर आपके लिए करने वाली हूँ। देन सेशन के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उनका आंसर देखते हैं। आज रैंडमली ऋषभ राज आपका रिस्पांस पिक किया गया है। देखिए, कल हमने एक न्यूज़ कवर की थी कि जो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहा है, उसमें इंडिया के फ्लैग बेरर्स यानी ध्वज लेकर के कौन लीड करेंगे हमारे पूरे टीम को। तो 2 नाम आए थे, एक पीवी सिंधु और एक शरद कमल। तो पीवी सिंधु के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि वो 2 टाइम ओलंपिक मेडल जीत करके आ चुके हैं भारत के लिए, राइट, बैडमिंटन में। सो कौन से वो 2 ओलंपिक्स थे जब वो मेडल लाई थी? तो सिल्वर मेडल रियो दी जेनेरो 2016 ओलंपिक्स में और ब्रॉन्ज मेडल 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। देन कल हमने बात की थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, है ना। तो आई हैड आस्क्ड यू मिनिस्टर कौन है जो इसको हेड कर रहे हैं? किरेन रिजिजू। जीजू जो है हमारे, वो अपने वाइफ के साइड जाते हैं तो माइनॉरिटी में हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बाकी तो सारे लोग उन्हीं की फैमिली के हैं, लेकिन जीजू जब जाते हैं तो वो अलग से अकेले रह जाते हैं, ऐसे मैंने याद करवाया था। देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में हमने देखा था और उसमें तब मैंने आपसे पूछा था कि हेड ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कौन है? आंसर क्या होगा? राजीव मंत्री। चलो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की क्या न्यूज़ थी? हमने देखा था कि एआई पावर्ड एक फीचर लेकर के आया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस के क्षेत्र में। जल्दी से उसका नेम मुझे बता दीजिए। कल मैंने पढ़ा दिया है आपको उस फीचर का, उस सर्विस का नेम आप मुझे बताएंगे। देन सीएम ऑफ राजस्थान अभी कौन है? भजन लाल शर्मा है। और राजस्थान की न्यूज़ हमने क्या पढ़ी थी कि अगले 10 सालों के लिए जो रोड सेफ्टी का प्लान है, अगर पूरे देश में कोई राज्य सबसे पहला ऐसा बन रहा है जो ऐसा कोई प्लान लेकर के आ रहा है, तो पॉलिसी लेके आ रहा है, तो वो राजस्थान है। ठीक है जी। तो ये सब कल का डिस्कशन होता है खत्म। शुरू करेंगे आज के डिस्कशन से। इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जब दुनिया की आबादी 5 बिलियन पे पहुंची थी ना, जब दुनिया की आबादी 5 बिलियन पे पहुंची थी, कब पहुंची थी? 11 जुलाई 1987, अप्रॉक्सीमेटली 1987 की बात है। तो जब 5 बिलियन पे दुनिया की आबादी पहुंची थी, तब ये डिसाइड किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करेंगे 11 जुलाई को। क्यों? ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई पॉपुलेशन एक लिमिट तक ही होनी ठीक है, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर ओवर पॉपुलेशन हो, इस चीज़ को बताने के लिए, जागरूकता लाने के लिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। एक और एक की ज़रूरत लगती है पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नहीं तो एक से एक झूला बना दीजिए, राइट, और झूले पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज सिटिंग ऑन इट, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 11 जुलाई कुल मिला के याद रखेंगे आप। इस बार की थीम क्या है? यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप देखोगे तो थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन।
जब आप पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को जोर दिया गया है थीम में, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, हर एक को काउंट कीजिए बिकॉज पॉपुलेशन का सवाल है। ओके, और इंडिया नंबर 1 पे है ही पॉपुलेशन में, बताने की बात ही नहीं है। चलिए, अब स्पोर्ट्स की दुनिया से 2 न्यूज आ रही हैं। पहली आ रही है, गौतम गंभीर को अपॉइंट कर लिया गया है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पे। हमने देखा अभी राहुल द्रविड़ जी की गाइडेंसशिप के अंदर जब वो कोच थे तो हम T20 वर्ल्ड कप लेकर के आए, लेकिन उसके बाद राहुल द्रविड़ हेड कोच की पोजीशन पे नहीं रहे, उनका टाइम खत्म हो गया। अब उनकी जगह किनको लाया गया है? गौतम गंभीर को लाया गया है। सो याद रखेंगे। और अगली न्यूज आ रही है, अडानी ग्रुप has become or is to become the principal sponsor of Indian team at 2024 Paris Olympics। 2024 पेरिस ओलंपिक्स जो होंगे उसमें भारतीय टीम, इंडियन टीम के प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पे अडानी ग्रुप देखा जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने एक न्यूज ऑलरेडी पढ़ी थी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के आया है एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर। सो BPCL किसका प्रिंसिपल स्पॉन्सर होगा 4 साल के लिए? IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन टीम की जो पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो उनके प्रिंसिपल स्पॉन्सर अडानी ग्रुप बना है। और एक उन्होंने कैंपेन भी शुरू किया, हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, एक अपॉइंटमेंट देखते हैं। आज का सेशन ना छोटा ही होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ आज बनी नहीं है। सो प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, क्या नाम है? सौम्या स्वामीनाथन जी, शी इज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर एट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रिंसिपल एडवाइजर, यानी ये एडवाइजरी देंगी फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री को। ओके, फॉर कौन से एरिया के अंदर एडवाइस देंगी? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। हमारा टारगेट रखा हुआ था हमने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त, ट्यूबरकुलोसिस फ्री करना है। सो उसके अंदर एडवाइजरी देने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर को कौन करेंगी? प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी करेंगी। इनके बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट के तौर पे काम कर चुकी हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। सो शी विल बी अ गुड रिसोर्स पर्सन टू गाइड द मिनिस्ट्री। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन जी। अब आइए, जो मैंने आपको कहा था कि कल जो हमने न्यूज देखी थी, PM मोदी जी को मिला है रशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था, इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक और देख लेते हैं। येस्टरडे आई मिस दैट। सो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन जी ने ये दिया था, और ये जो अवार्ड था ना PM मोदी जी को दिया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट 2019 में ही हो चुका था, हैंडओवर अब किया गया है। ओके, चलिए। सो एक खूबसूरत सी माला जैसा अवार्ड पहनाया गया। PM मोदी इज द फर्स्ट इंडियन लीडर जिनको कि ये अवार्ड रशिया की तरफ से मिला है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1698 में हुआ। ये जो अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1698 में बाय सार पीटर द ग्रेट। सार पीटर द ग्रेट, और किन के ऑनर में? जिनके नाम पे रखा गया है, सेंट एंड्रयू, जो पहले अपोस्टल थे और पेट्रन सेंट थे, यानी रशिया के सबकी रक्षा करने वाले जो सेंट माने जाते हैं, सेंट एंड्रयू। फिर ये जो ऑर्डर था, ये जो अवार्ड था, इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1918 में, रशियन रेवोल्यूशन के बाद में, क्योंकि सारिस्ट रेजीम जो थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन वापस से इसकी शुरुआत की गई 1998 में, और तब से ये अवार्ड दिया जा रहा है दोबारा। चलिए अगली खबर पे आते हैं। MORD, व्हाट इज दिस MORD? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे आप, कौन है यूनियन मिनिस्टर, कौन हेड कर रहे हैं इसको? चलिए, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, वैसे तो बहुत पुरानी खबर हो गई कि ऋचा मैम एक वीडियो ला चुकी हैं आप लोगों के लिए, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं निमोनिक से आपको याद करवा रखे हैं। 2024 करंट जीके की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और मैंने कल आप लोगों की रिक्वेस्ट देखी, मैंने आपसे पूछा था CM और गवर्नर की नई वीडियो लाऊं क्या मैं निमोनिक से? बहुत सारे बच्चों ने बोला है यस मैम, तो बहुत जल्दी वो वीडियो आपको मिल जाने वाली है। चलिए, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया है MOU विथ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, CESL। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, CESL है, उन दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, MOU साइन किया है फॉर स्त्री के लिए। क्या है अब ये स्त्री? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। और ये आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। तो देखिएगा,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और CESL कंपनी, इन्होंने साइन किया है एक MOU कि जो भी पर्टिकुलरली जो विमेन है ना, विमेन को एम्पावर करने के लिए जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह में काम करती है और उसके लिए उनको गांव में यहाँ वहाँ आना जाना पड़ता है, तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट देना रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, पर्टिकुलरली फीमेल्स को, और इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स के थ्रू, तो ऐसी बाइसिकल जो कि इलेक्ट्रिक फीचर रखती हैं वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। इनिशिएटिव से रूरल विमेन को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इस तरह के जो जिसमें महिलाएं साथ में आती हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती हैं, थोड़ी फंडिंग भी मिलती है और कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्केल पे बिजनेस करती हैं, या फिर आकर के कोई लोग वहाँ पे नौकरी भी कर रहे होते हैं, कोई कुछ बुन रहा है, कोई कुछ बना रहा है। सो इसके लिए उनको आना जाना पड़ता है। सो इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी, लास्ट माइल मोबिलिटी चैलेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज गाँव में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी के लिए बसेस, कार तो कहाँ से आ गया, ऑटो रिक्शाज, ये सब नहीं होते हैं। और ये जो पार्टनरशिप है, ऐसा विजन रखा गया है कि 3 करोड़ लखपति दीदीज जो हैं, जो विजन है कि हमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये महिलाएं जा पाएंगी काम करने के लिए। सो स्त्री प्रोग्राम याद रखिएगा। स्त्री प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? MORD और CESL ने साथ में इसको अब लॉन्च करने के लिए MOU साइन किया है। फिर हम आते हैं बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की सेकंड रिट्रीट होने जा रही है दिल्ली के अंदर। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक के अंदर ये 7 देश आते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉरेन मिनिस्टर्स की रिट्रीट है जो 11 जुलाई को कहाँ होगी? न्यू दिल्ली के अंदर होगी। और जो सबसे फर्स्ट एडिशन था इस रिट्रीट का, वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है जी। अब 7 साउथ एंड साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं बिम्स्टेक के अंदर? सो यहाँ पे मैप से भी आप देख सकते हो, इंडिया आ गया, भूटान, म्यांमार, देन थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। ओके, सो दीज 6 एंड इंडिया दे टुगेदर मेक बिम्स्टेक, जो कि करीब करीब 22% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, करीब करीब 3.8 ट्रिलियन GDP कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 6 जून 1997 में एग्जिस्टेंस में आया था बिम्स्टेक। कौन से डिक्लेरेशन से? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। और इसका हेड ऑफिस या सेक्रेटेरिएट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर है। जब ये बना था तब 4 ही मेंबर कंट्रीज थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में मेंबर्स बढ़ के अब टोटल 7 हो गए हैं। अगली खबर जो आ रही है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था और उसके चलते एक वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या वर्डिक्ट है वो पहले सुनते हैं। डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में है। मुस्लिम वुमेन जिसको डिवोर्स दिया गया है, तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए अपने हस्बैंड से एज पर सेक्शन 125 CRPC? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यस, डिवोर्स मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। अब क्या है ये मुद्दा, क्या है ये मामला, पूरा देखते हैं। एक केस चल रहा था मोहम्मद अब्दुल सामद और स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024, जिसके अंदर जो हस्बैंड है जो डिवोर्स दे रहे हैं, उनका ये कहना था कि मुस्लिम वुमेन जो है वो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत, इसके प्रोविजन के तहत आप मेंटेनेंस मांगिए, इसके तहत आपको जो भी सेटलमेंट करना है वो कीजिए, लेकिन यू आर नॉट लाइबल और एलिजिबल टू गो फॉर सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि जो सेक्शन 125 CRPC है वो मुस्लिम वुमेन के लिए नहीं है। मुस्लिम वुमेन को अगर मेंटेनेंस चाहिए डिवोर्स के केस में अपने हस्बैंड से, तो ये कहा गया जो पार्टी है उनकी तरफ से कि आप मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का सहारा लीजिए। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी अपनी जो लॉ गवर्न होती है माइनॉरिटी एक्ट के तहत में, इसके हिसाब से आपको अपना मेंटेनेंस लेना चाहिए। लेकिन इस बात को रूल आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट नो, जो विमेन है जो डिवोर्स के से गुजर रही है वो मेंटेनेंस इसके तहत भी ले सकती है और सेक्शन 25 CRPC के तहत भी ले सकती है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये जो सेंट्रल एक्ट है उसके ऊपर नहीं है, ना एक दूसरे को काउंटर करती हुई हैं। दोनों के तहत भी इनफैक्ट वो अपना मेंटेनेंस या अपना बेनिफिट मांग सकती है फीमेल। So, the court held that this right of Muslim women is in addition. 125 CRPC का जो right है वो in addition to the right under Muslim Women Protection Rights Divorce 1986 के addition में है।
ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ बेनिफिट ले रहे हो तो वो वाला से आप डिप्राइव हो गया, वो वाला ले रहे हो तो यहाँ से आप डिप्राइव हो गए। आप किसी को भी रेफरेंस में लेकर के ले सकते हो। इनफैक्ट आप दोनों के रेफरेंस में जाते हुए भी अपना एक कॉमन केस बना करके प्रेजेंट कर सकते हो। और ये फैसला किसने सुनाया? जस्टिस BV नागरत्ना जी और ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, 2 जनों की बेंच थी जिन्होंने फैसला सुनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर एक सैड डिमाइस से रिलेटेड है। एक इंडियन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी जो समाज सेवी कामों में लगे हुए होते हैं। सो इंडियन बिजनेस टाइकून एंड फिलैंथ्रोपिस्ट राम बक्सानी जी अब नहीं रहे। इनका निधन दुबई में हो गया और बहुत सालों से वहीं पे रहते हुए काम कर रहे थे। देन नेक्स्ट खबर आ रही है, फिलीपींस इज सिलेक्टेड टू होस्ट क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड। देखिए, क्लाइमेट से रिलेटेड लॉस एंड डैमेज फंड पे डिस्कशन होना है और इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, सो ये जो क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड होगा, इसकी मीटिंग होनी है। ये कहाँ मिले सारे लोग, कहाँ पे मीटिंग हो, तो उसके लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? फिलीपींस को सिलेक्ट किया गया है। सो फिलीपीन चोजन टू होस्ट, इट विल बी होस्टिंग क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस ने टॉक्स के लिए बनाया है ताकि क्या हो, फंड्स इकट्ठे किए जाएं और जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास फाइनेंसेस नहीं होते और क्लाइमेट के वजह से जो उनको डैमेज होता है, लॉस होता है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे होते, वापस से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पा रहे होते, उनके सपोर्ट के लिए फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। सो फाइनेंशियल हेल्प उन कंट्रीज को जो रिकवर और रीबिल्ड नहीं कर पा रहे हैं और करना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, उनके लिए फंड लाना है, क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। और इसके लिए बोर्ड जो है वो कहाँ मिलेगा? तो फिलीपींस को चुना गया है। ठीक है, COP27 की इजिप्ट में जब मीटिंग हुई थी 2022 के अंदर, तब ये डिसाइड किया गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड इस तरह का हम बनाएंगे, लेकिन उस टाइम कुछ इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब जाकर के इसकी मीटिंग होनी है। सो फिलीपीन के प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, वो इसको लीड करने वाले हैं। देन हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर के आएगी। किन के लिए? उन गर्ल्स के लिए जो कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करती हैं, SEBC यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती हैं, या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती हैं। तो जो भी गर्ल्स हैं, विमेन ओरिएंटेड पॉलिसी लाई गई है, जो भी गर्ल्स हैं जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हैं, तो स्टेट उनको फ्री हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ नॉट जस्ट दिस, ट्यूशन और एग्जाम फी ऑर्फन बच्चों की, वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, जिनके माता पिता नहीं रहे, उनकी भी ट्यूशन और एग्जाम फी पूरी तरह से वेव ऑफ कर दी जाएगी। ये 24-25 एकेडमिक कैलेंडर से स्टार्ट कर लिया जाएगा। अभी तक स्टेट के अंदर जो OBC और EWS कैटेगरी की गर्ल्स थी ना, उनको 50% फी वेवर मिलता था, अब 100% कर दिया जाएगा और कैटेगरी भी ऐड की जाएगी। फिर हम आते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज में जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया पार्टी नहीं था इसका, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हम देखेंगे। नाम क्या है? बर्लिस्टिक 2024। सो ये एक्सरसाइज जो है बर्लिस्टिक 2024, किसने होस्ट की, किसने पार्टिसिपेशन किया, कहाँ हुई, कौन सी डेट्स पे हुई, एटसेट्रा। इंडिया का कुछ नहीं है इसमें, इसलिए कौन से कंटिजेंट गए ये सब हमको नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। स्तान सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा हो गया थोड़ा। ठीक है, अच्छा, हुई कहाँ? तो ये हुई है कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मोटा मोटा कजाकिस्तान याद रख सकते हो, बिकॉज इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था? रीजनल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना। ये सारी कंट्रीज अड़ोसी पड़ोसी ही हैं, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बस थोड़ा सा और आगे चले जाइए, कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। 11 से 17 जुलाई तक ये एक्सरसाइजेज होनी है। करीब 4000 मिलिट्री पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो लैंड, एयर, नेवल फोर्सेस सब मिलके रीजनल सिक्योरिटी को हम और कैसे बढ़ाएं इस पे काम करेंगे। तो 5 देश हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और हो रही है ये कजाकिस्तान के अंदर होगी, मतलब कल टुडेज 11th ना, आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सुबह से आज का सेशन छोटा ही था, कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और रिवीजन क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले जल्दी से मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। पहली चीज तो ये कि 6 मंथली मैगजीन जिसमें 6 महीने की सारी करंट अफेयर अलॉन्ग विथ स्टैटिक जीके
आपको मिलेगी और वो आज आपको लाइव हो जाएगी, कल नहीं हो पाई बिकॉज एडिटिंग टीम को थोड़ा टाइम लग गया वो मैगजीन आपके लिए रेडी करने में। तो ये आज डे एंड तक आपके लिए parchamclasses.in याद रखिएगा, यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। A4 प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर ये होगी। उसके अलावा CA रफ्तार हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है अप्रैल से जून के लिए, जिसमें आपको 3 महीने की सारी हेडलाइंस कैटेगरी वाइज A to Z आपको यहाँ मिल जाएंगी। दोनों इंग्लिश में आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। मंथली मैगजीन आ चुकी है, सवाल ई बुक ऑलरेडी आ चुकी है, parchamclasses.in से आप एक्सेस कर सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी वाली आज हो जाएगी अपलोड और बाकी ये इंग्लिश में ही है। हिंदी में सिर्फ मंथली मैगजीन भी आती है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ही रहते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स चेकआउट नहीं किया है, जाकर के कर लीजिए। अगर अपनी जनरल अवेयरनेस की तैयारी बहुत स्ट्रांग करनी है, दिस इज द कोर्स मेंट फॉर यू। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा टूल है SSC टेस्ट सीरीज, नॉमिनल रेट्स पे 5500 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। सो आप अपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिसेस ले सकते हो। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए अब आपको हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल और व्हाट्सएप कीजिएगा। परचेज के बाद कोई समस्या आती है तो parchamclasses06@gmail.com पे मेल कीजिएगा और थोड़ा पेशेंस रख के कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस मेल्स आते हैं, टीम को रिस्पॉन्ड करने में 2 से 3 घंटे मिनिमम लगेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करना शुरू करिएगा। आ जाओ जी। Who has been appointed as Principal Advisor at Union Ministry of Health and Family Welfare for National Tuberculosis Elimination Program? National TB Elimination Program के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उनके प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पे जो मुख्य रूप से क्या करेंगी, सलाहकार बनेंगी, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट। According to Supreme Court, under which section of Code of Criminal Procedure is a Muslim woman entitled to maintenance from her husband? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक मुस्लिम महिला अपने पति से भरण पोषण की हकदार है? कौन सा सेक्शन है CRPC का? सेक्शन 125 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। Which country is hosting Burlesque 2024 एक्सरसाइज? 11 से 17 जुलाई तक चलेगी। कौन होस्ट कौन करेगा? आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। ओके, देन अरे वेयर विल सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट बी हेल्ड? दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ होगी भाई? आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। और ये आज ही होनी है 11th ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट। विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली साइंड MOU टू लॉन्च स्त्री प्रोग्राम? ये जो स्त्री कार्यक्रम है, इसको शुरू करने के लिए हाल ही में किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, ठीक है, तो ये तो चारों जगह है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? ये तो नहीं थी, NHRM नहीं थी, मेती नहीं थी, CESL। सेकेंड विल बी दी, B विल बी द राइट आंसर। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत सिंपल सा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस टीम बाय BCCI? हमारी जो सीनियर मेन क्रिकेट टीम है, उसके हेड कोच के तौर पे किसको लाया गया है? आंसर कीजिएगा। और अब हम आज आपका मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर का सेशन प्लान किया जा रहा है, शाम को लेकर के आएंगे उसको। MCQ फॉर्मेट विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में होगा, प्रवीण सर वो सेशन लेंगे। और उसके अलावा आई विल ट्राई, अगर पॉसिबल हुआ तो एक 6 मंथली सेशन में आज ले आऊंगे, नहीं तो कल तो हम कवर करेंगे। ठीक है जी। जाते जाते एक थॉट आप सभी बच्चों के लिए, और ये मैंने सात्विक मूवमेंट के पेज से लिया है, बड़े ही इंटरेस्टिंग सा थॉट, डिपिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। इफ इट इज नॉट वर्किंग मे बी इट्स अ ब्लेसिंग। कई बार होता है ना, हम बहुत कुछ एक चीज़ करना चाहते हैं ना, वो कोई भी टारगेट हो हमारा, वॉट एवर बी इट, कोई एक टास्क हो, कोई टारगेट हो, किसी से बात करना हो, किसी रिश्ते को जोड़े रखना हो, तो अगर हम किसी भी चीज़ को करना चाह रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं हो रहा, तो कई बार हो सकता है ये सिचुएशन हो, नहीं हो रहा बिकॉज एक हायर एनर्जी आपको रोक रही है ऐसा करने से, बिकॉज शायद उसी में आपकी भलाई है। तो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। सो दिस इज़ वन ऑफ दीज केसेस। अगर आप किसी चीज़ के पीछे, जैसे अभी आई एम गोइंग थ्रू वन सच सिचुएशन एट परचम, सो अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, फिर भी फॉर अननोन रीजंस वो डिले हो रही है या नहीं हो पा रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स, तो हो सकता है इट इज़ फॉर समथिंग बेटर। सो अननेसेसरली जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, उन पे खुद को एंग्शियस करके, उनसे खुद को परेशान करके
कुछ नहीं होता। सो आप अपना अच्छा करते रहिए, और जब पूरी मेहनत कर लो और लास्ट में फिर भी जैसे डिजायर्ड थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आए, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके आई ट्राइड माई बेस्ट, अब हो रहा है हो जाए, नहीं हो रहा नहीं हो, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इसमें बेटर हो। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। इस थॉट के साथ आज दिन को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।